Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 17 of our spectrum, that is emergence of Swarajist, socialist ideas, revolutionary activities and other new forces. In the previous lectures we've completed with almost all of it. Today we're going to study the ideology or ideological rethinking during Bhagat Singh's time. We're going to focus mainly on mains today. There'll be one or two facts that you can learn for your prelims, like a book's name, for suppose if there is going to be any in the lecture. आज का लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करने वाले हैं, जो रेवोल्यूशनरीज़ की हम बात करने वाले हैं, HRA और भगत सिंह फॉर दैट मैटर, उनके बारे में लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है, वो काफ़ी शैलो है. उसमें देर इज़ नो डेप्थ. Obviously, in this one lecture, I'll not be able to make you understand the complexity of how these revolutionaries, thought. But most definitely, we're going to touch upon certain aspects to study in detail, obviously, about these revolutionaries, of their ideas, how they thought. I would suggest you to read some books on Bhagat Singh, how he thought, right? So let us start. आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग. ठीक है. मिड 1920s में HRA जो है, हमने इसके बारे में पढ़ा है. HRA क्या है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख सकते हैं. टाइटल ऑफ द लेक्चर इज HRA, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, उसने डिसाइड किया कि वो 1920s के मिड से इज़ गोइंग टू प्रीच कम्युनिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, राइट. तो दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी नज़र आ रही हैं, रेवोल्यूशनरी एज वेल एज कम्युनिस्ट, राइट. HRA का जो गोल है वो क्या था? HRA जो है वो सारे सिस्टम्स के खिलाफ था जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल करते थे. मतलब HRA जो है सिर्फ इंपीरियलिज्म के खिलाफ नहीं था. HRA कैपिटलिज्म के भी खिलाफ था, जिससे आप पुअर को नुकसान पहुंचा पाए. द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअर, ये जो फॉर्मूला है उसके भी खिलाफ था. तो एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन के खिलाफ था HRA. एनी काइंड ऑफ सिस्टम जो ये अलाउ करता था उसके खिलाफ था HRA, राइट. HRA का एक ऑर्गन था जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है रेवोल्यूशनरी, राइट. इसने क्या प्रपोज किया? इसने प्रपोज किया नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड हेवी इंडस्ट्रीज. बिग थिंग टू अंडरस्टैंड. अभी तक जब आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, राइट, अभी आप जब देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में ये पॉलिटिक्स, तो आप देख रहे हैं कि एक एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल है. एंटी इम्पीरियलिज्म की बात हो रही है, ये स्वराज्य की बात हो रही है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने की बात हो रही है. बट उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद हमारे देश में किस तरीके का पॉलिटी आने वाली है, किस तरीके का सिस्टम आने वाला है, किस तरीके का मार्केट होने वाला है, इकोनॉमी क्या होने वाली है देश की, उसको फ्रेम करने में ये जो ग्रुप्स हैं, रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स, उनका आप कंट्रीब्यूशन देखिए. दे आर, ये आइडियाज़ आपको अभी न्यू नहीं लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट उस टाइम के हिसाब से ट्राई एंड थिंक व्हाट दे आर सजेस्टिंग. दे आर सेइंग देयर शुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड हेवी इंडस्ट्रीज, राइट. दे डिसाइडेड टू स्टार्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेवोल्यूशन की ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड रेवोल्यूशन. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? HRA कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा है, किसी भी ऐसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन को सपोर्ट करता हो, राइट. लेबर ऑर्गेनाइजेशन पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है. नेशनलाइजेशन करना चाहता है ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड हेवी इंडस्ट्रीज. रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गन है वो किसका है? वो HRA का है, ओके. अब हम देखते हैं कि बाय द एंड
ऑफ 1920s, ठीक है, लास्ट डेज जो थे एक्चुअली जो माने जाते हैं इनके, दे शिफ्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन एंड वायलेंस टू मास पॉलिटिक्स. ये शिफ्टिंग आपको मेंशन करनी ज़रूरी है. दे शिफ्टेड फ्रॉम, देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन एंड वायलेंस टू मास पॉलिटिक्स, राइट. पहले वो इंडिविजुअल जो हीरोइक एक्शंस कर रहे हैं, उसके बाद वो एक शिफ्ट आपको नजर आएगा टुवर्ड्स मास पॉलिटिक्स, राइट. एग्जाम्पल हम देखते हैं. बिस्मिल जो है ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, उन्होंने यूथ से जो अपील्स की वो आप देखिए. उन्होंने यूथ से अपील की कि दे शुड गिव अप पिस्टल्स एंड रिवॉल्वर्स. दे शुड नॉट वर्क in revolutionary conspiracies. Instead, they should be involved in an open movement. तो ये बिस्मिल जो है वो यूथ से अपील कर रहे हैं कि आप पिस्टल्स को गिव अप कर दीजिए, आप रिवॉल्वर्स को छोड़िए, आप रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज में काम मत कीजिए. इंस्टेड आप काम कीजिए इन एन ओपन मूवमेंट और स्ट्रेंथन कीजिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ये आपका काम होना चाहिए, ठीक है. सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स को आप स्ट्रेंथन कीजिए, ठीक है. पॉलिटिकल ग्रुप्स को आप स्ट्रेंथन कीजिए अंडर आईएनसी. तो इन सब चीज़ों से आपको क्या पता लगता है? आपको ये पता लगता है कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करने के बाद एक यहाँ पे रियलाइजेशन है कि एक यूनिटी, एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए. सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें यूनिटी होनी चाहिए. पॉलिटिकल ग्रुप्स को एक साथ आना पड़ेगा. एक मास यूनाइटेड फ्रंट रखने पर ही आप इंपीरियलिस्ट्स को यहाँ से हटा सकते हैं. कम्युनिज्म में भी फेथ दिखाते हुए नजर आते हैं बिस्मिल. ही अफर्म्ड हिज फेथ इन कम्युनिज्म, राइट. और एक इम्पॉर्टेंट कोट है, एज आई टोल्ड यू, मैं आपको कोट इसलिए बताती हूँ ताकि यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फिलोसफी और द थॉट प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. सो ही सेड एवरी ह्यूमन हैज इक्वल राइट्स ओवर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, ठीक है. कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं और उनका कोट है एवरी ह्यूमन हैज इक्वल राइट्स ओवर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर. ये है बिस्मिल ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, ठीक है. अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रेवोल्यूशनरीज और उनके बारे में, वो जो स्टेटमेंट, जो रेवोल्यूशनरीज का पोजीशन था वो कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप भगवती चरण वोहरा की बुक द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को देख सकते हैं. ये ऑल्सो आपको रिमेंबर करना है फॉर योर प्रीलिम्स की भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ओके, राइट. अब हम देखते हैं कि भगत सिंह इस वक्त उनकी मेंटालिटी क्या है. भगत सिंह बहुत सारे जो हमारे यूथ है, दे आर इंस्पायर्ड बाय भगत सिंह, राइटली सो, राइट. एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है. एट अ वेरी यंग एज ही गेव अप हिमसेल्फ फॉर द नेशन, राइट. तो बट शहीद आजम भगत सिंह के बारे में आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है. इवन बिफोर हिज अरेस्ट, राइट, भगत सिंह ने कुछ चीज़ें बोली, वो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में. भगत सिंह जो है वो ही मूव्ड अवे फ्रॉम वायलेंस एंड इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन, ठीक है. इवन बिफोर हिज अरेस्ट ही बिलीव्ड कि वायलेंस और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन की बजाय ही शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन मार्क्सिज्म, मास मूवमेंट, राइट. और उनको ये लगता था कि मास मूवमेंट जो है यही एक तरीका है टू ब्रिंग इन सक्सेसफुल रेवोल्यूशन. तो मार्क्सिज्म एंड बिलीफ दैट अ पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट अलोन could lead to a successful revolution, ये मानना था भगत सिंह का. So he actually moved away from individual heroic action and violence and chose Marxism and mass movement. अगर आपको इसको क्लियर करना हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके खुद के वर्ड्स में उन्होंने बोला है कि रेवोल्यूशन कुड बी ओनली बाय मासेस फॉर द मासेस, बाय द मासेस एंड फॉर द मासेस. ये जो लाइन है कि रेवोल्यूशन बाय द मासेस फॉर द मासेस ही हो सकती है, ये भगत सिंह की ही लाइन है, राइट.
इसीलिए इसी सबको बढ़ावा देने के लिए, अपनी ये जो आइडियोलॉजी है इसको प्रोपगेट करने के लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया था पंजाब नौजवान सभा इन 1926। पंजाब नौजवान सभा इन 1926। ये क्या था? ये ओपन विंग था रेवोल्यूशनरीज का, ताकि वो पॉलिटिकल वर्क को कंटिन्यू कर पाए अमंग यूथ, पेजेंट्स, वर्कर्स एक्सेट्रा। इन्होंने जो अपने ब्रांचेस हैं वो विलेजेस में भी खोले, मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जाके काम करने का काम किया। भगत सिंह और सुखदेव, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन। लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन क्या करती थी? लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन लीगल वर्क जो है करती थी अमंग स्टूडेंट्स। ओके, रेवोल्यूशन का जो है एक अगर डेफिनेशन एक तरीके से अगर यहाँ पे देखे, या फिर आप बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन क्या मीन करता था भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स के लिए, तो आप देखेंगे कि उसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मास मूवमेंट। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन के अगेंस्ट है ये, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ मास मूवमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेड एंड सप्रेस्ड सेक्शंस, मतलब जो आपके वीकर सेक्शंस हैं किसी भी तरीके से अगर वो वीकर हो, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका मास मूवमेंट बाय रेवोल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया। ठीक है, रेवोल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया इनको ऑर्गेनाइज करें, सप्रेस्ड लोगों को ऑर्गेनाइज करें, एक्सप्लॉइटेड लोगों को ऑर्गेनाइज करें और एक मास मूवमेंट लीड करें। इसको वो रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। उन्होंने एक और स्टेटमेंट बोला जिससे आपको क्लियर होगा कि भगत सिंह का क्या सोचना था। उन्होंने ये बोला था कि जो रियल रेवोल्यूशनरी आर्मीज हैं वो विलेजेस में हैं, वो फैक्ट्रीज में हैं। समझ रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं वो? कि रूरल जो मासेस हैं, जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, वहाँ पे रियल रेवोल्यूशनरीज लाई करते हैं। विलेज में रूरल रूरल पेजेंट्स, पेजेंट्री की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे लेबर्स की बात हो रही है, राइट? इसके बाद मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अगर उनका, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते होंगे या आपका ये क्वेश्चन होगा, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि अगर मास मूवमेंट उनका आइडिया था तो फिर इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन क्यों किया गया इनिशियली, राइट? उसका भी यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा जो रेवोल्यूशनरीज नहीं दिया है। कि अगर न्यू आइडियोलॉजी को आपको एक्विजिशन, इफेक्टिव एक्विजिशन होना है उसका, ठीक है, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए आपको काफ़ी इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस, ठीक है। लेकिन उस वक्त आपको क्विक चेंज की ज़रूरत थी, ठीक है। आपने देखा था कि लाला लाजपत राय की जो लाठीचार्ज में उनका डेथ हुआ था, उस वजह से कितने गुस्से में आ गए थे रेवोल्यूशनरीज, राइट? एक तरीके का उस टाइम की कॉलिंग थी इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। अगर उनको ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस लाने होते, सोशलिज्म लाना होता, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, राइट, वो आइडियाज़ को इनकलकेट अगर करना होता उनको यूथ को, तो उनको उनके पास और कोई एवेन्यूज़ नहीं थे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी को फॉर्म होने में बहुत बहुत टाइम लगता। तो उनको क्विक चेंज लाना था। सेकेंडली, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो मोबिलाइज कैसे करे पीपल को और उनको रिक्रूट कैसे करे, राइट? तो उन्होंने, मैंने आपको क्या बोला था, वो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन वो इसीलिए करते थे ताकि उन्हें को उनके ऊपर कार्रवाई हो और वो कोर्ट्स को यूज करे एज अ फोरम ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोपागेंडा। आई हैव टोल्ड यू दिस मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कि कोर्ट्स को ये दे वांटेड टू यूज कोर्ट्स एज अ फोरम फॉर रेवोल्यूशनरी प्रोपागेंडा। तो एक्चुअली ये पार्ट ऑफ प्लान था कि हीरोइक इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस करेंगे, they will try to instill fear among imperialists and then also motivate the youth, take their case to the court. In the court they would fight the propaganda of the imperialists and try to form revolutionary propaganda and try to spread it among people. So they wanted to use courts as a forum of revolutionary propaganda, ठीक है। रेवोल्यूशन को उन्होंने रीडिफाइन किया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूथ सोचती है कि इट्स लाइक वायलेंस को उन्होंने प्रोपगेट किया, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि दे नो लॉन्गर इक्वेटेड
रेवोल्यूशन विद मिलिटेंसी एंड वायलेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नेशनल लिबरेशन तो था ही, मतलब इंपीरियलिस्ट को आप ओवरथ्रो कीजिए तो था ही, बट बियॉन्ड दैट एक नया सोशलिस्ट ऑर्डर लाने की यहाँ पे बात हो रही है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है ना, सिर्फ इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही है। इंपीरियलिस्ट को थ्रो करना इज इंडिपेंडेंस, लेकिन एक नया ऑर्डर लाना इज रेवोल्यूशन। यहाँ कौन से ऑर्डर की बात हो रही है? एक सोशलिस्ट ऑर्डर की बात हो रही है। एंड करना एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलिस्ट ऑर्डर इसलिए लाना चाहते थे क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन को एंड करना चाहते थे, ठीक है। भगत सिंह क्लियरली सेड, क्लियरली इन द कोर्ट सेड, ये आपको भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी क्लियरली स्टेट करेगा। बहुत सारे लोग बहुत गलत आइडियोलॉजी भगत सिंह जी की प्रोपगेट करते हैं, आप यहाँ पे उनकी आइडियोलॉजी उनके स्टेटमेंट्स में पढ़िए। रेवोल्यूशन डज नॉट necessarily involves sanguinary strife, nor is there a place in it for personal vendetta. Sanguinary means, use of force, right? Or bloodshed, right? So, bloodshed, यहाँ पे sanguinary का मतलब है bloodshed, right? Bloodshed will be the exact meaning of it, right? तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लड शेड करे या फिर पर्सनल वेंडेटा निकाले रेवोल्यूशन में, ठीक है। वो हो सकता है, इट कैन बी अ पार्ट एंड पार्सल कि ब्लड शेड हो, राइट, बट दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर रेवोल्यूशन। ही इज सेइंग दैट इट इज नॉट अ कल्ट ऑफ बॉम्ब और पिस्टल, ठीक है। इट्स कल्ट एंड पिस्टल के बियॉन्ड है रेवोल्यूशन, राइट। कल्ट ऑफ पिस्टल एंड बॉम्ब के बियॉन्ड है, राइट। रेवोल्यूशन का असली मतलब है प्रेजेंट जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है उसमें चेंज लाना, ठीक है। अगर कोई प्रेजेंट ऑर्डर है ऑफ थिंग्स जो मैनिफेस्ट कर रहा है इन इनजस्टिस, ठीक है, उसमें चेंज लाना। दूसरी जो आपको यहाँ पे आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी वो भगत सिंह जी की ये है कि ही फुली एक्सेप्टेड मार्क्सिज्म एंड क्लास अप्रोच टू द सोसाइटी। ये आपको मैं बता चुकी हूँ, राइट। उन्होंने ये बोला कि peasants have to free themselves not only from the foreign yoke but also from the yoke of landlords and capitalists। तो मैंने आपको बोला कि इंपीरियलिज्म को हटाना, देश को आज़ाद करना तो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, बट एक ऐसा ऑर्डर लाना जिसमें प्रेजेंट ऑर्डर से बदलाव हो। जो प्रेजेंट ऑर्डर है जो इनजस्टिस को प्रोपगेट कर रहा है, परपेट्रेट कर रहा है, उसको चेंज करना, रेवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी उनका आइडिया क्या है कि जो प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ यो लैंडलॉर्ड्स है और कैपिटलिस्ट्स है, उनसे भी उनसे भी छुटकारा पेजेंट्स को लेना पड़ेगा। दे विल हैव टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम देम एज वेल, नॉट जस्ट फॉरेन पीपल, राइट। ऑल्सो स्ट्रगल ऑफ इंडिया कब तक कंटिन्यू करेगा? ये स्ट्रगल ऑफ इंडिया सिर्फ आज़ादी तक कंटिन्यू नहीं करेगा, ये स्ट्रगल ऑफ इंडिया तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक एक हैंडफुल ऑफ एक्सप्लॉयटर्स लेबर को, कॉमन मैन को अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइट करती रहे। ये मानना था भगत सिंह जी का, ठीक है। तो सिर्फ आज़ादी ही नहीं, आज़ादी तो चाहिए ही है, उसके अलावा अगर हैंडफुल ऑफ पीपल, सर्टन पावरफुल पीपल, अगर मैक्सिमम जनता को, क्लास को, जो ये वर्किंग क्लास है या फिर जो लेबर्स हैं या फिर पेजेंट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती रहेंगी, कॉमन मैन को, तब तक ये हमारा जो स्ट्रगल है इंडिया का वो चलता रहेगा, ठीक है। उनके हिसाब से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एक्सप्लॉयटर्स हैं वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट होना उनका ज़रूरी नहीं है, वो इंडियन कैपिटलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ प्योरली इंडियंस भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी जो कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट कर रहा हो उसके खिलाफ स्ट्रगल था भगत सिंह जी का, ठीक है। उन्होंने डिफाइन किया सोशलिज्म साइंटिफिकली एज अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास डोमिनेशन। ये हम पढ़ चुके हैं, आई नो दैट यू नो इट, सो वी नॉट गोइंग टू डेल्व ऑन इट, ठीक है। भगत सिंह वॉज फुली एंड कॉन्शियसली सेक्युलर, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे नहीं पता कि बहुत सारी यूथ इस बारे में क्या सोचती है, बट ही वॉज कॉन्शियसली एंड फुली सेक्युलर, ठीक है।
अगर आप पंजाब नौजवान भारत सभा जो उन्होंने शुरू की थी, उसके रूल्स अगर आप देखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कम्युनल बॉडीज़ के साथ उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, फीलिंग ऑफ टॉलरेंस को वो प्रोपोगेट करना चाहते थे, कंसिडरिंग रिलीजन टू बी अ मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजन को पर्सनल बिलीफ मानते थे भगत सिंह। ठीक है, और सुपरस्टिशन से, सुपरस्टिशन के मेंटल बॉन्डेज से फ्री करना चाहते थे लोगों को। ठीक है, और ये बोलते थे कि एक रेवोल्यूशनरी होने के लिए आप में इमेंस मॉरल स्ट्रेंथ होना चाहिए फर्स्ट। उसके अलावा एक और चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग आप तभी हो सकती है अकॉर्डिंग टू भगत सिंह, जब आप जो ये मेंटल बॉन्डेज है और जो शैकल्स ऑफ सुपरस्टिशन है, उससे आप फ्री रहें। इसीलिए वो अपने आप को सेक्युलर मानते थे। इसीलिए उनका पर्सनल बिलीफ जो था, उनका बिलीफ था कि रिलीजन इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ, और वो यही प्रोपोगेट करने की भी कोशिश करते थे। तो दैट इज़ इट। आई होप दैट यू know Bhagat Singh a little better. And for more details, I would say read a lot about him. He's a very, very interesting and complex personality. A lot to learn from him. All are inspired by him already, but I think it's a great, great lesson for us, and we should definitely read more on him. ठीक है? Thank you. All the best.